कानून की दृष्टि से हम एक संस्था है। कानून के परिधि में काम कर रहे, इसलिए जो उसकी विधाएं होगी उनकी पूर्ति कर रहे। जैसे रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न देना है, तो कानूनी भाषा में हम एक संस्था है। किंतु वास्तविकता में हमारा स्वरूप संस्था का नहीं है, परिवार का है। हम परिवार है। संस्था और परिवार, इसमें कुछ भेद होता है। परिवार का आधार पारिवारिक भाव ही होता है। संस्था का आधार संविधान होता है। अब ये ठीक है कि कानून की आवश्यकता, इस नाते हमने भी संविधान बनाया। परिवार में भी कुछ व्यवस्थाएं होती है, जिन्होंने जो काम करना वो वही काम करते हैं। किसी परिवार में आपने ऐसा नहीं देखा कि रसोई घर के दरवाजे पर और उसका संविधान लिखा हो कि पिताजी के अधिकार और कर्तव्य, माताजी के अधिकार और कर्तव्य, बच्चों के अधिकार और कर्तव्य। ऐसा संविधान किसी रसोई घर पर नहीं है। तो भी जिन्होंने दफ्तर में जाना वो दफ्तर में जाते, और जिन्होंने रसोई घर में काम करना वो रसोई घर में काम करते। संविधान नहीं इसलिए, और व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है लेकिन संविधान नहीं है। कानून की आवश्यकता, इस नाते हमने संविधान रखा। लेकिन संविधान यह हमारा आधार नहीं है। हमारा आधार पारिवारिक भाव यह है। पारिवारिक भाव रहेगा तो संविधान की भी आवश्यकता नहीं होती, और पारिवारिक भाव नहीं रहेगा तो संविधान का उपयोग संस्था के टुकड़े टुकड़े करने के लिए होता है। एक एक क्लॉज लेकर झगड़े निर्माण करने के लिए संविधान का उपयोग होता है। कई लोगों का ऐसा ख्याल है कि परिवार है ना, तो फिर परिवार में सब लोगों का सब विषयों पर एक ही मत होना चाहिए, एक ही अभिप्राय, एक ही प्रतिक्रिया होनी चाहिए, सबके विचार सब विषयों में समान होने चाहिए, तभी तो परिवार माना जा सकता है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। यह सोचना पश्चिमी विचारों के प्रभाव के कारण है। पश्चिम के लोग यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी, इसमें अंतर नहीं करते। वो यूनिटी को यूनिफॉर्मिटी समझते हैं। यूनिफॉर्मिटी माने एक रूपता, यूनिटी यानी एकता। वो एकता को एक रूपता समझते हैं, और फिर सोचते हैं कि यदि एकता है तो फिर सब समान होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, और यदि समान नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, तो एकता भी नहीं, ऐसा वो मानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना गया। हम सोचते हैं कि भाई समानता यह एकता के लिए आवश्यक नहीं। अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग अनुभव है, अलग अलग परिस्थितियों में से गए हुए हैं, तो हर बात पर सबकी प्रतिक्रिया एक होगी, ऐसा नहीं है। तो जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां समान नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन मुट्ठी बांधने पर एकता हो जाती है। तो उसी तरह से एकता यह मुट्ठी के समान है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि सारी उंगलियां समान हो, और समान न हो तो किसी को काट छाट करके समान किया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं। मुट्ठी एक होती है, वैसे एकता होती है, और इसके कारण सब बातें समान हो ऐसा नहीं है। हर एक के स्वभाव विशेष के कारण, अनुभव विशेष के कारण अलग अलग विचार, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती है। अब देखिए, परिवारों में सबसे आदर्श उदाहरण पांडवों का परिणाम है। पांडव
हमेशा घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रखते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनके अंदर मतभेद कभी होते ही नहीं थे, स्वभाव के अनुसार हो गए। अब देखिए, द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग है। भीम दादा ने युधिष्ठिर को कहा कि मैं अभी इसको गदा लेकर मारता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं, रुक जाओ। भीम दादा गर्म हो गए। भीम दादा ने सहदेव को कहा कि सहदेव थोड़ा अग्नि ले आओ। अब इससे ज़्यादा सीढ़ीशेष बात क्या हो सकती है? मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता के हाथ जलाना चाहता हूँ। अब इससे मतभेद की सीमा क्या हो सकती है? उन दिनों में आज के जैसे यदि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर होते तो आपको समाचार मिलता फैक्शनलिज्म अमंग पांडवास, पांडवों में और दो हिस्से हो गए। पांडवों के सौभाग्य से इंग्लिश प्रेस उस समय नहीं था, इसलिए ये समाचार पत्र में आया नहीं। तो इससे ज़्यादा कि मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता के हाथ जलाना चाहता हूँ, किंतु इसके कारण दो धड़े हो गए, ऐसा नहीं है। एकता कायम थी, मतभेद थे, मनभेद नहीं था। मन सबका एक था, मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो खुद के साथ भी तो मतभेद होता है। आपने अनुभव किया होगा कि खुद के साथ मतभेद होता है। हमारे एक मित्र थे, राजनेता थे, उनको डायबिटीज़ था, परहेज कभी नहीं करते थे। उनका ऐसा मानना था कि यदि परहेज करना है और मीठा खाना ही नहीं तो जिंदा काय के लिए रहना, ऐसा वो कहते थे। लेकिन जब ज़्यादा शुगर बढ़ गई तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आप यदि परहेज नहीं करेंगे इसके बाद तो आप मर जाओगे। अब मर जाओगे बोलने के बाद इनको ज़रा धक्का लगा। बोले नहीं नहीं, अब परहेज करूँगा। प्रवास में एक बार मैं उनके साथ था। उनके जाने का वर्तमान, उनके समाचार बाकी लोगों को मिलने के कारण और उनके शिष्य लोग स्टेशन पर आते थे, मालाएं पहनाते थे। हम वैसे खबर नहीं देते, इसलिए वैसा हुआ नहीं। हम उनके पीछे बैठे थे तो ये नीचे उतरे, मैं भी नीचे उतरा, मालाएं वगैरह उनको पहनाई गई। वे जोर से बोले, तुमने हार लाए हैं लेकिन उपहार नहीं लाया। तो नहीं नहीं नहीं, उपहार भी लाया है। तो एक व्यक्ति ने वो ऐसा डब्बा उनके सामने किया। बोले क्या है इसमें? अरे नहीं, ये जरा बर्फ़ी का डब्बा है। बर्फ़ी का डब्बा है? तुम मेरे दुश्मन हो। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं मीठा खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तुम चाहते हैं कि मैं मरना चाहिए। अब वो पुराना कार्यकर्ता था, इसलिए वो इनका स्वभाव जानता था। इनका गुस्सा सारा सुन लिया। फिर उसने कहा कि नहीं जी, लेकिन ऐसा है कि ये ज़रा बर्फ़ी की बिल्कुल नई वैरायटी है, नया प्रकार है, आपने ये वैरायटी कभी खाई नहीं। अच्छा, नई वैरायटी है, फिर मेरे बिस्तर पर रख दो। बिस्तर पर रख दिया। गाड़ी चलने लगी, मैं भी उनके पास बैठा। मेरे मन में भी लालच थी कि मुझे भी एक दो पीसेस मिलेंगे। पूरा डब्बा उन्होंने ख़त्म किया। अब इसका मतलब क्या है? खुद के साथ भी मतभेद हो सकता है। जब याद आई कि डॉक्टर ने क्या कहा, नहीं बर्फ़ी नहीं खाऊंगा, किंतु जब वो बर्फ़ी देख ली तो फिर सोचा कि इंसुलिन के 4 इंजेक्शन ज़्यादा लेंगे, खाने में आपत्ति क्या है? तो खुद के साथ भी मतभेद होता है। इसके कारण कहीं भी 4 लोगों में मतभेद हुए तो एकदम कहना कि धड़ेबाजी हो गई है, गुटबंदी हो गई है, ये बराबर नहीं है। हाँ, एक है, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन उसको धड़ेबाजी या गुटबंदी नहीं कहा जा सकता। वो पारिवारिक भाव यदि है तो पारिवारिक भाव, यह परिवार में सबसे ज़्यादा परिवार से एकात्म कौन है, इसके आधार पर चलता है। अब संस्था में क्या होता है, संवैधानिक चुनाव होते हैं,
ये प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है, ये जनरल सेक्रेटरी है, ये उपाध्यक्ष है। अब परिवार का मुखिया कौन होता है? आपने अलग अलग परिवार देखे, सब परिवार में प्रमुखत्व एक ही स्थान पर नहीं रहता। किसी परिवार में पिता प्रमुख रहते हैं, किसी परिवार में पिता के पिता प्रमुख रहते हैं, किसी परिवार में माता प्रमुख रहती है। तो जिसका माने ऐसा नहीं होता परिवार में कि भाई कौन है परिवार का प्रमुख, इलेक्शन करो, जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो परिवार का प्रेसिडेंट होगा, ऐसा नहीं होता। स्वाभाविक रूप से जो परिवार से ज़्यादा एकात्मता रखता है वो उसका प्रमुख माना जाता है, और उसकी जो अथॉरिटी है, अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार नहीं है, वह नैतिक अधिकार है, मॉरल अथॉरिटी। संस्था में संवैधानिक अथॉरिटी चलती है, परिवार में मॉरल अथॉरिटी चलती है। और जिस संस्था में मॉरल अथॉरिटी नहीं, वो संस्था नहीं काम कर सकती। तो मॉरल अथॉरिटी यह हमारे परिवार की विशेषता है। हर एक संस्था में भी यदि संस्था ने ठीक ढंग से चलना है तो परिवार के समान हर एक संस्था में भी मॉरल अथॉरिटी होने की आवश्यकता है। मॉरल यानी नैतिक, नैतिक अधिकार। तो नैतिक अधिकार रखने वाले कुछ लोग हर संस्था में रहने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो केवल संविधान के आधार पर संस्था नहीं चल सकती। एक बार कुछ राजनेताओं से बात कर रहे थे, हमारे मित्र थे। हम यही बात बोले, हमने कहा भाई हर संस्था में मॉरल अथॉरिटी की आवश्यकता है। मॉरल अथॉरिटी नहीं रहेगी तो संस्था नहीं चल सकती। उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी में भी, मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टी यदि एक पार्टी के रूप में है तो उसमें भी मॉरल अथॉरिटी की आवश्यकता है। आप क्या बोल रहे हैं? बोले अरे बोले पार्टी ही पॉलिटिकल है, वहाँ की अथॉरिटी भी पॉलिटिकल रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी। मॉरल का सवाल वहाँ कहाँ आता है? वहाँ तो सब पॉलिटिकल होता है। मॉरल अथॉरिटी नाम की कोई चीज़ पॉलिटिकल पार्टी में हो नहीं सकती। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं आपको समझा तो नहीं सकता, लेकिन एक घटना मुझे स्मरण में आती है, आपको समय होगा तो मैं बताना चाहता हूँ। उनका बताइए। ऐसा था कि मैं जनसंघ के प्रारंभ से जनसंघ में रहा हूँ। बाद में जनसंघ को छोड़ा मजदूर संघ आने के बाद। तो मेरे पास मध्य प्रदेश का काम था और संगठन मंत्री के नाते कुछ चुनाव आए। हमारे नवरगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पुराने कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं दिया। हमारी स्टेट की बॉडी थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड था स्टेट का, उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया, दूसरे आदमी को टिकट दिया। अब वो गुस्सा हो गया, नागपुर आया। अब मैं कुछ 12-14 लोगों को साथ में लेकर बैठा था। उसमें ऐसा था कि 5-6 लोग पुराने कार्यकर्ता थे और उन्होंने और 5-6 शेड्यूल कास्ट के लोगों को नए सिरे से संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि आपके साथ बैठेंगे तो ज़रा प्रभावित हो जाएगा, अच्छा होगा, तो उनको लाया था। तो ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रभावित करने के हेतु से लाया था। लेकिन ये जब गुस्सा होकर अंदर आए तो अपने पास एंगेजमेंट, अपॉइंटमेंट ये तो नहीं रहता। हम बैठे थे हॉल में, सीधे हमारे पास आकर बैठे। उसने देखा भी नहीं कि भाई सामने कौन है, एकदम बोलना शुरू किया, क्या है पार्टी को कदर नहीं है कार्यकर्ता की, मैं तो पार्टी के लिए बर्बाद हो गया हूँ। आपने ये भाषा कई बार सुनी है, हर जगह ये भाषा आती है, मैं तो पार्टी के लिए बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों की तरफ देखकर डर रहा था कि भाई इनको तो खासकर प्रभाव डालने के लिए लाया है और ये इसकी भाषा सुनकर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने बात टालने के लिए कहा कि भाई देखो, तुम पंडित जी के पास जाओ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो पंडित जी हमारे साथ बात करेंगे? मैं कहा हर एक के साथ बात करते हैं। वो पहुंच गए। उस समय अजमेरी गेट पर पहले मंजिल पर बिल्कुल राइट मोस्ट कमरे में जगदीश प्रसाद माथुर के साथ पंडित जी रहते थे। ये सुबह ही पहुंच गया, नमस्ते पंडित जी नमस्ते।
भाई बोले क्या बात है? मैंने कहा नहीं पंडित जी कुछ बात करनी थी। पंडित जी ने कहा भाई ऐसा है कि तुमको यदि नागपुर वापस जाने की जल्दी हो तो तुरंत बैठ जाएंगे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मेरा उसमें कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि दिन भर कुछ काम करना है। किंतु दिन भर का काम मेरा 6:15 बजे समाप्त होता है। उसके बाद 7 बजे थालियाँ मंगवाएंगे और फिर आराम से सुबह 6 बजे तक तुम अपनी बात बताओ, मैं आराम से सुन सकता हूँ। अब इसको काम ही क्या था, टिकट मांगना यही काम था। वो रुक गया, लेकिन उसने दिल्ली देखा नहीं था, तो कार्यालय में ही ठहरा और वो देखता रहा कि कार्यालय में क्या चलता है, पंडित जी क्या कर रहे हैं। यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ। ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कर रहे हैं, साइकिल स्टाइल की मशीन ठीक ठोक ठोक कर रहे हैं। कहीं वेस्ट पेपर बास्केट में जो पेपर्स पड़े उसमें कोई महत्व का पेपर तो नहीं है, तो कागज स्वयं खोज रहे हैं। उनको लगा क्या आदमी है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, इनको कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई डिग्निटी नहीं, हल्के काम कर रहे, बिलो डिग्निटी काम कर रहे, ऐसा विचार है। 11:30 बजे जगदीश प्रसाद माथुर ने कहा कि भाई तुम भोजन करके आओ नीचे होटल से। भोजन करके आया। पंडित जी ने भोजन नहीं किया। 1:30 बजे ब्रेड के 2 पीसेस और दूध इतना मंगवाया। तो फिर इसको लगा कि जिस काम को मैं बिलो डिग्निटी हल्का काम समझता हूँ, शायद पंडित जी उसी को महत्व देते होंगे। तो पंडित जी जब हाथ धोने के लिए बाहर गए तो टाइपिस्ट लड़के के सामने ये खड़ा हुआ। अब ये खड़ा था, टाइपिस्ट लड़का बैठा हुआ था, इसलिए उसको ऐसा देखना पड़ता था। इसने प्रश्न किया क्यों भाई? पंडित जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे? उसने बोला कुछ नहीं, ऐसा देखता रहा। ये समझ गया कि इसका मतलब है कि क्या बेवकूफ़ के जैसा प्रश्न कर रहा है। बोले क्यों? तो लड़का कहता है कि पंडित जी कहाँ चुनाव लड़ते हैं। तो बोले काम किसका कर रहे हैं? वो तो बोले बाकी के 300 लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। इतनी बात नहीं होती तो पंडित जी आ गए या इधर चला गया। इसके दिमाग में चक्कर। पंडित जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, बाकी 300 लोगों को चुनाव लड़ा रहे, लेकिन उनके लिए इतना लगन से काम कर रहे कि दोपहर का खाना पीना भी नहीं कर रहे, केवल दूध लेकर काम निभा रहे। चक्कर शुरू हुआ। 6:15 बज गए। पंडित जी का काम खत्म हुआ। 7 बजे 2 थालियाँ मंगवाई, बैठे। पंडित जी ने कहा भाई देखो अब तुम्हारी बात आराम से बताओ, मुझे अब समय है, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। उसने कहा कुछ नहीं पंडित जी, मैं तो केवल आपके दर्शन करने के लिए आया था। 4-5 महीने हो गए आप हमारे इधर आए नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए, सोचा कि एक बार पंडित जी का दर्शन कर लूँ। उन्होंने कहा नहीं कुछ बात तुम सुबह बोल रहे थे। नहीं बोलो बात कुछ नहीं, दर्शन के लिए आया हूँ। फिर वो नागपुर आया तो मुझे मिला। मैंने कहा भाई क्यों भाई, पंडित जी से क्या फैसला लेकर आए? तो वो कहने लगे उन्होंने कहा नहीं, क्या बात क्या हुई पूरी बताओ। उसने वो पूरी बात बताई। फिर मैंने उसको डांटा, क्योंकि मेरा भी कार्यकर्ताओं से प्रेम का संबंध होने के कारण हम डांट भी सकते हैं। तो हमें फिर उसको डांटा। हमने कहा कि बेटा तुझे शर्म नहीं आई? बाहर के 6-7 लोग थे शेड्यूल कास्ट के, कौन है तुमने देखा भी नहीं। एकदम बोलना शुरू किया कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, पार्टी को कदर नहीं है वगैरह। नहीं बोले मेरी गलती हो गई। तो बोले फिर पंडित जी को क्यों नहीं बोला जो बात वहाँ बोली? वो थोड़ा रुका। वो शेर व शायरी का जानकार था। उसने कहा बोले क्या बताऊं, उस महापुरुष को जब देखा कि जो खुद के लिए काम नहीं कर रहा और जी जान से दूसरों के लिए काम कर रहा, तो मुझे एक शेर याद आया। शिकवा क्या करता, उस महफिल में कुछ ऐसे भी थे उम्र भर अपने जख्मों पर जो नमक छिड़का रहे। शिकवा क्या करता, उस महफिल में कुछ ऐसे भी थे उम्र भर अपने जख्मों पर जो नमक छिड़का रहे। अब बोले उनके सामने मैं क्या बोलूँ कि मेरा थोड़ी उंगली कट गई है या उस तरह लग गया है, क्या मैं शिकायत करूँ? तो मैंने हमारे मित्र को कहा कि शायद मैं नहीं जानता कि इसी को मॉरल अथॉरिटी कहती है। मॉरल अथॉरिटी
कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है, मॉरल अथॉरिटी। और यदि संस्था में सारे के सारे लोग क्यों में खड़े हैं कि किसी न किसी पोजीशन पर आना चाहिए, मॉरल अथॉरिटी किसको रहेगी? तो मॉरल अथॉरिटी की यहाँ आवश्यकता होती है। और मॉरल अथॉरिटी के नाते यह भी आवश्यक है कि संस्था के विषय के बारे में पूरी जानकारी हो, और यह भी आवश्यक है कि विशुद्ध वैयक्तिक चारित्र्य हो। व्यक्तिगत चारित्र्य विशुद्ध होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। हमारे दूसरे एक राजनेता, हम 5-6 लोग बैठे थे, हमने कहा भाई किसी भी संस्था में मॉरल अथॉरिटी निर्माण होनी चाहिए और उसके लिए विशुद्ध चारित्र्य की आवश्यकता है। और किसी भी संस्था में नेता का जब चुनाव होता है या नेता जब नियुक्त होता है तो उसका चरित्र देखने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत चरित्र। वो भी हमको अव्यावहारिक समझने वालों में से थे। उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी जी आपके बात जचती नहीं, आप क्या समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी में भी वैयक्तिक चरित्र की आवश्यकता है? हमने कहा भाई पॉलिटिकल पार्टी में भी है। जहाँ जहाँ मनुष्य का समूह है वहाँ यदि अधिकार चलाना है, मॉरल अथॉरिटी चलाना है, तो व्यक्तिगत चरित्र की आवश्यकता है। वो तुच्छतापूर्वक हंसने लगे, क्या अनाड़ी आदमी बात कर रहा है। बाद में सभा थी, सभा में उन्होंने तुरंत हमारे प्रश्न का जवाब दिया, मैंने सभा में दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो राजनीति को जानते नहीं, वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी में किसको बड़ा करना, किसको नेता बनाना, इसके लिए वैयक्तिक चारित्र्य की आवश्यकता, ऐसा कहते हैं। यहाँ चारित्र्य की बात इर्रेलेवेंट है। पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज माने उसके बारे में पूरी जानकारी जिसको है उसी को नेता बनाना चाहिए। व्यक्तिगत चारित्र्य का यहाँ संबंध कहाँ आता है? और ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उनका थीसिस था कि पॉलिटिक्स में बड़ा बनाने के लिए एक ही आवश्यक बात है कि पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए, पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले एक पटेल था, उसकी एक भैंसा थी, वो मार्केट में ले गया, साप्ताहिक बाजार में ले गया। लोगों ने पूछा, अच्छी हृष्ट पुष्ट थी, कि भाई इसकी कीमत क्या है? बोले 55,000। 55,000? एक भैंस की कीमत 55,000, तो क्या कितना दूध देती है? बोले दूध तो देती नहीं, ये गर्भवती रहती ही नहीं। बोले दूध नहीं देती तो इसके 55,000 रुपये कीमत क्यों? बोले सारे दुनिया में इस भैंस के जैसे विशुद्ध चारित्र्य की भैंस और आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके विशुद्ध चारित्र्य की कीमत 55,000 रुपये है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि बोले भैंस जो आदमी खरीदी करता है वो विशुद्ध चारित्र्य के लिए खरीदी नहीं करता, दूध के लिए खरीदी करता है, कितना दूध देती है। तो भैंस के बारे में जैसा है कि दूध कितना देती, ये उसका क्राइटेरियन होना चाहिए, विशुद्ध चरित्र क्राइटेरियन नहीं। वैसे पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज कितना है, ये क्राइटेरियन होना चाहिए। ये वैयक्तिक चरित्र वगैरह फालतू बातें हैं। सुन लिया, प्रगतिशील नेता थे। किंतु ये बात सही है कि हर संस्था में मॉरल अथॉरिटी की भी आवश्यकता है, और मॉरल अथॉरिटी होने के लिए एक अपरिहार्य गुण यानी वैयक्तिक चरित्र अच्छा होना, और दूसरा गुण कि संस्था का जो कार्य है उसके सभी बारीकियों के बारे में जानकारी रखना। ये दो बातों की वहाँ आवश्यकता होती है। अब देखिए, संस्था को चलाना संविधान के आधार पर और अपने वनवासी कल्याणाश्रम को चलाना पारिवारिक भाव के आधार पर, दोनों में बहुत अंतर है। तो हमारा आधार संविधान नहीं है, संविधान हमारा गुलाम है, हमारा आधार पारिवारिक भाव है। आजकल
47 के बाद लोग समझते हैं कि सब बातें संविधान के आधार पर होती है, संविधान के कारण होती है। ऐसी बात नहीं है। अब हमारा भारतीय मजदूर संघ 1955 में स्थापन हुआ। उसका कोई संविधान नहीं था, ऑल इंडिया बॉडी उसकी नहीं थी। 12 साल के बाद 1966 में दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में हमने ऑल इंडिया बॉडी का निर्माण किया। तब तक हमारा न कोई प्रेसिडेंट था, न वाइस प्रेसिडेंट था, न जनरल सेक्रेटरी था, कुछ नहीं था। 12 साल के बाद निर्माण हुआ। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देखिए, 25 में संघ निर्माण हुआ और 23 साल तक लिखित संविधान नहीं था। व्यवस्था तो थी, भारतीय मजदूर संघ में भी व्यवस्था थी, जैसे मैंने कहा कि परिवार में भी व्यवस्था होती है। ऑफिस में जाने वाले ऑफिस में जाते हैं, रसोई घर में जाने वाले रसोई घर में जाते हैं, व्यवस्थाएं तो थी। लेकिन जैसे भारतीय मजदूर संघ में कोई लिखित संविधान नहीं था, संघ में भी लिखित संविधान नहीं था। 23 साल के बाद संविधान लिखा गया और वो भी जो व्यवस्थाएं पहले से थी उन्हीं को लिपिबद्ध किया, कहा कि हमारा संविधान है। और कई लोगों को शायद मालूम नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्थापन हुई। 22 साल तक उसके कोई नियम ही नहीं थे। संविधान की तो बात छोड़िए, कोई उसके नियम नहीं थे। 1908 में पहली बार थोड़े नियम बनाए गए कि भाई सम्मेलन में कैसे व्यवहार करना, और उसका पूरा संविधान 1920 में हुआ। माने 1885 में से कांग्रेस शुरू हुई, 1920 में उसका संविधान पूरा बना। माने ये 35 साल के बाद संविधान बना है। तो संविधान को अधिक महत्व देना, इससे संस्था का लाभ नहीं होता। संविधान यह हमारा आधार नहीं, संविधान हमारा गुलाम है और पारिवारिक भाव यही हमारा आधार है। इस आधार पर हमने संस्था को चलाना है। वैसे हमारे सामने कितने काम हैं, इसका विचार पिछले 2 दिन हुआ और भी आने वाले दिनों में इसका विचार होगा। तरह तरह के काम हमारे सामने हैं। शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकता ध्यान में रखकर कुछ स्कूल्स और प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उनको चलाना है। भाव जागरण के नाते विस्तृत सर्वव्यापक संपर्क करना है। जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए संघर्ष करना है। तरह तरह के काम हमारे पास है, लेकिन उसके लिए मजबूत संगठन की आवश्यकता है। और मजबूत संगठन यानी मजबूत पारिवारिक भाव, यह बात हम ध्यान में रखें। अब संगठन मजबूत करने के दृष्टि से हमारे सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदर्श है। ये तो बात ठीक है कि संघ के सामने केवल संगठन यही एक काम है और हमारे सामने दूसरे कुछ काम होने के कारण संगठन की आवश्यकता है अन्य कामों के लिए भी। लेकिन अन्य काम हमारे सामने होने के कारण केवल संगठन का विचार हम नहीं कर सकते। यह तो बात ठीक है। एक बार 1953 में 52 में पंडित दीनदयाल जी मद्रास में गए थे। रात के समय अनौपचारिक वार्ता चली। एक स्वयंसेवक खड़ा हुआ, संघ शिक्षा वर्ग में एक स्वयंसेवक खड़ा हुआ। पंडित जी आप प्रचारक है? हाँ। जिन राज्यों में जनसंघ का काम चलता है वहाँ प्रचारक कोई दिया गया है संगठन मंत्री के नाते? बोले हाँ। तो फिर उसने पूछा कि आप पक्षपात क्यों करते हैं? संघ में है वो भी प्रचारक है, जनसंघ में है उसको संगठन मंत्री क्यों कहा जाता है? उसको भी प्रचारक कहना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि इसका कारण ऐसा है कि संघ में प्रमुख काम संगठन का ही है, इसलिए प्रचारक पूरी ताकत संगठन में ही लगाता है। तो संगठन में पूरी ताकत लगाते समय थोड़ा बहुत उसको रिमाइंड करना कि भाई जरा प्रचार की भी आवश्यकता है, इसलिए उसको प्रचारक कहा गया। और पॉलिटिकल पार्टी में केवल प्रचार ही प्रचार चलता है, तो वहाँ इसकी भी कुछ जानकारी हो, थोड़ा रिमाइंड करना कि नहीं संगठन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए उसको वहाँ संगठन मंत्री कहा गया। ऐसा एक्सप्लेनेशन पंडित जी ने दिया। अब वो सीरियसली दिया, गंभीरता से दिया या मजाक में दिया, ये तो जानते नहीं,
लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन पंडित जी ने दिया था। तो सारे जो अपने को काम करने हैं, आखिर उसका आधार संगठन है। और संगठन मजबूत कैसे होता है, कैसे बिखर जाता है, इसके बारे में बारीकी से सोचने की आवश्यकता है। मैंने आपको परसों बताया कि मैं कुछ दिन इंटक में था और उस समय के कांग्रेसी नेता, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध था। रविशंकर जी शुक्ला, द्वारका प्रसाद जी मिश्र वगैरह। तो द्वारका प्रसाद जी के यहाँ भी मैं ऐसे ही चला जाता था जैसे घर का बच्चा है। हमारी उम्र तो छोटी थी, तो कोई अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट ऐसी बात नहीं थी, कभी भी जाते थे। तो हम सुबह ही चला गया, तो नहा रहे थे और ब्रेकफास्ट के लिए आने वाले थे, तो आ गए। वो ये सोचते थे कि भाई ये संघ का है, प्रचारक है, इसके कारण इसका हमारा मतभेद हुआ तो भी ये धोखा नहीं देगा, विश्वासघात नहीं करेगा। ये दोनों को पूरा विश्वास था, इसलिए वो अपनी मन की बात हमारे साथ बोलते थे। तो उस दिन उन्होंने एक बात कही, बोले तुमको एक बात बताऊं, तुम्हारे संघ पर पाबंदी थी, 1 साल के लिए थी, अब साल समाप्त होते आया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सवाल आया कि साल समाप्त हो जाएगा तो पाबंदी भी समाप्त हो जाएगी, तो ये पाबंदी फिर से कायम रखनी है या समाप्त होने के बाद फिर इनकी शाखाएं शुरू हो जाएगी, क्या करना चाहिए? शाखाएं शुरू होने देनी चाहिए या फिर से पाबंदी लगानी चाहिए नोटिफिकेशन के द्वारा? तो इसका विचार करने के लिए उन्होंने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को अपने पास बुलाया था और पहले सूचना थी कि इस पर विचार करना है। बोले मैं गया और जानबूझकर पंडित जी को चिढ़ाने का विचार किया। मुझे बुलाया, पंडित जी ने कहा भाई बताओ इसका क्या करना है? तो बोले जानबूझकर चिढ़ाने के लिए। मैंने कहा पंडित जी आप क्यों पूछ रहे, आप तो आरएसएस को बढ़ावा देना चाहते, मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ? मैं तो आरएसएस को ख़त्म करना चाहता हूँ, ये क्या कह रहे आरएसएस को बढ़ावा दे रहे? मैंने कहा कि आपने यही तो किया है, अब आपने हज़ारों लोगों को जेल में डाला, वो सब संघ के थे क्या? फिर हज़ारों लोगों के इतने रिश्तेदार हो गए, इतने मित्र हो गए, सब लोगों को आपने अपना दुश्मन बनाया और जो संघ के नज़दीक नहीं थे उनको संघ के पास गोद में ढकेल दिया, तो आप तो संघ को बढ़ावा दे रहे। ऐसे वो बोल रहे थे, इतने में कोई बाहर से आदमी आ गए तो हमारी बात रुक गई, बात वहीं रुक गई। अब मैं चूँकि हमारी उम्र भी कम थी और एकदम बोलना भी ठीक नहीं था, तो मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन हमारे मन में प्रश्न आया कि जवाहरलाल जी ने जो संघ को ख़त्म करने के लिए किया, उसके अलावा और क्या रास्ता है? जिस संस्था को आप ख़त्म करना चाहते हैं उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए और क्या रास्ता हो सकता है? उनके लोगों को जेल में डालना, उनके लोगों को दंड करना, उनके लोगों का टॉर्चर करना, इसके अलावा क्या रास्ता हो सकता है? मन में विचार आया। लेकिन मौका देखकर बोलना था ना। 3-4 दिन के बाद ऐसा मौका आया। तो मैंने कहा उन्होंने पंडित जी, और उस दिन आप बोलते बोलते रुक गए थे। बोले क्या है? मैंने कहा वो पंडित जी के बारे में बोल रहे थे, तो क्या सवाल है तुम्हारे मन में? मैंने कहा मेरे मन में ये सवाल है कि आपने कहा किंतु किसी भी संस्था को ख़त्म करने के लिए इस तरह का ही रास्ता हो सकता है, और क्या हो सकता है? वो हंसने लगे। बोले ऐसा है कि ये तो बड़ा द्राविड़ी प्राणायाम होता है। द्राविड़ी मैंने सीधा प्राणायाम ये होता है, द्राविड़ी प्राणायाम यानी ऐसे नाक पकड़ना। तो ये जो है कि जेल में डालना, टॉर्चर करना, सज़ा देना, दंड देना, ये तो बड़ा द्राविड़ी प्राणायाम है। तो हमने कहा फिर सीधा प्राणायाम कौन सा होता है? बोले सीधा प्राणायाम ये है कि जिस संस्था को आप ख़त्म करना चाहते, मनोविज्ञान के आधार पर यह रास्ता आप लीजिए, मनोविज्ञान के आधार पर, कि उस संस्था में कंफर्ट लविंग कैडर्स और स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स ये निर्माण कर दीजिए।
दोनों बातें मनोविज्ञान के अनुकूल है। कंफर्ट लिविंग कैडर्स यानी सुख सुविधा, सुखासीन, सुखासक्त, आराम परस्त कार्यकर्ताओं को उनके बनाएंगे और स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स बने उनके नेताओं को स्टेटस कॉन्शियस बनाइए, माने प्रतिष्ठा का उनके मन में विचार डाल दीजिए कि उनकी प्रतिष्ठा कैसी है। अब उस समय तो मैं समझा ही नहीं। कार्यकर्ताओं को आराम परस्त, सुखासीन, सुखासक्त बनाना यह एक, और नेताओं में स्टेटस कॉन्शियसनेस, प्रतिष्ठा का भाव निर्माण करना दूसरा। अब इसका अर्थ समझने की बुद्धि उस समय तो मेरे पास नहीं थी, मैं बात भूल गया। लेकिन अचानक 1976 में इस बात पर प्रकाश डालने वाला एक संभाषण हुआ। आचार्य दादा धर्माधिकारी पास पहुँचे, कुछ चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे लोगों ने बड़ी गलती की। आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मैं, हम तीनों थे और हमारे हाथ से गलती हुई। क्या हुआ? बोले ऐसा था कि स्वराज्य प्राप्त हुआ 47 में। अब जैसे मैंने परसों बताया कि उनके गांधी जी के दो प्रवाह थे, एक रचनात्मक, एक पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल का कांग्रेस, रचनात्मक का ये सर्वोदय वाले। तो कांग्रेस ने सोचा कि अपने गुरु भाई है, इनकी सहायता करना अच्छा है, ज़्यादा फैसिलिटीज, ज़मीन, बिल्डिंग, पैसा, वाहन, मोटर कार, प्रवास की सुविधाएं, इतना देने से अपने गुरु भाइयों का लाभ होगा। इसलिए सद्भावना से उन्होंने ये दिया। हमने भी सोचा कि हमने मांगा तो नहीं था, लेकिन यदि सद्भावना से सरकार दे रही है तो लेने में आपत्ति क्या है। हमारे सर्वोदय के पास कर्मठ कार्यकर्ता है, लेकिन पैसे के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में काम में विलंब होता है। अब ये फैसिलिटीज आ जाएगी तो काम और तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस भावना से हमने स्वीकार किया। माने देने वाले ने सद्भावना से दिया, लेने वाले ने सद्भावना से लिया। किंतु बोले थोड़े दिन के बाद ऐसा दिखाई दिया कि ज़्यादा फैसिलिटीज आने के कारण काम कितना बढ़ा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के मनोवृत्ति में परिवर्तन हो गया। शायद परसों भी मैंने ये कहा कि जैसे कहीं 4 किलोमीटर पर सभा है, जाने के लिए वाहन नहीं, तो पहले हमारे कार्यकर्ता पैदल जाते थे, किंतु जब मोटर की आदत लग गई तो 1 किलोमीटर पर भी कहीं सभा होगी, लेकिन मोटर नहीं है तो यह कहती है कि भाई वाहन नहीं है इसलिए हम नहीं आ सकते, सभा के लिए नहीं जाते थे। सुख सुविधाओं की आदत हो गई और उसके कारण कर्मठ कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता कम हो गई, कर्मठता कम हो गई, मेहनत लेने की प्रवृत्ति कम हो गई, आराम परस्त हो गए और इसके कारण हमारा सर्वोदय नीचे जा रहा, ऐसा उन्होंने हमको कहा। तब मुझे स्मरण हुआ कि 1949 में ये बात द्वारका प्रसाद जी मिश्रा ने कही थी। इसका ये नमूना यहाँ हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन का विघटन करने के लिए ये 2 बातें लाइए, कंफर्ट लिविंग कैडर्स एंड स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स। अब ये स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स का भी मतलब मैं नहीं समझता था। वह भी संयोग से बहुत साल के बाद फिर हमारे दिमाग में प्रकाश आया कि क्या होता है। ऐसा था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का धर्मांतरण हुआ, आप जानते हैं। धर्मांतरण के पिछले दिन भर बाबा साहब शाम होटल में नागपुर के अपने अनुयायियों के साथ थे। उनका विचार था कि अनुयायियों के साथ पूरी बात की जाए, अपने मन के सारे विचार उनको बताना, उनके मन में क्या है वो सारा करना। पूरा दिन उन्होंने, और बाहर बताया नहीं था, प्रेस वालों को नहीं बताया, पेपर वालों को नहीं बताया, कुछ नहीं, दिन भर बात करते रहे। उसमें एक बूढ़े आदमी ने प्रश्न किया, बोले बाबा, मैंने अपने जीवन में कई संस्थाएं ऊपर आते हुए देखी,
भगवान बुद्ध ने दिया है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि भगवान बुद्ध ने दिया। क्या है उत्तर? उन्होंने कहा कि जहाँ उपेक्षा है वहाँ काम बढ़ता है, जहाँ उपेक्षा नहीं वहाँ काम घटता है। जैसा सुना तो हम सब लोगों को लगा, हम जो 30-40 लोग थे, कि ये स्लिप ऑफ टंग है, बाबा कुछ गलती से बोलने में उनके आया है। क्योंकि उपेक्षा का मतलब तो हम जानते हैं उदासीनता। तो ये कहना कि जहाँ उपेक्षा है वहाँ काम बढ़ेगा और जहाँ उपेक्षा नहीं है, जहाँ उपेक्षा नहीं वहाँ काम बढ़ेगा और जहाँ उपेक्षा है वहाँ काम घटेगा, ये क्या बात है? वो हंसने लगे। बोले आप समझ रहे हैं कि मैं स्लिप ऑफ टंग कर चुका हूँ? नहीं। भगवान बुद्ध ने उपेक्षा शब्द का प्रयोग कुछ तांत्रिक अर्थ में किया था, टेक्निकल। किस अर्थ में? मामूली जो उपेक्षा का होता है ऐसा नहीं था, तांत्रिक अर्थ में उन्होंने उपयोग किया था। तो ऐसा है कि कोई भी काम या संस्था निर्माण होती है, जब संस्था निर्माण होती है तो कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं, तो सब लोग उदासीन रहते हैं। थोड़े लोग संस्था का काम करते हैं, लेकिन बहुत दिन काम करने के बाद भी जब जनता उदासीन है अपने काम के बारे में देखते हैं, तो उसमें से कुछ लोग हतोत्साह हो जाते हैं, अरे इससे कुछ निकलने वाला नहीं, काम छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं। बाकी थोड़े लोग काम जारी रखते हैं। ये जो थोड़े लोगों ने काम जारी रखा है उसके कारण काम थोड़ा बढ़ता है। जब काम बढ़ता है तो लोगों को दखल लेना पड़ता है, लेकिन वो दखल लेते हैं क्या है, वो उपहास करते हैं, रिडिक्यूल है, क्या है, फालतू है, उसकी मजाक करते हैं। अब जब लोग काम करने वाले में से लोग देखते हैं कि हमारा उपहास हो रहा, तो उपहास के कारण भी कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, घर में बैठ जाते हैं। फिर भी थोड़े लोग काम और जारी रखते हैं और काम बढ़ता है। काम जब और ज़्यादा बढ़ता है तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। तो इतने दिन तक लगातार जिन्होंने काम किया वो विरोध को मानते नहीं और विरोध का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और ऐसा होते होते विरोधियों का मुकाबला करते हुए विरोध को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो फिर यश का शिखर दिखाने लगता है, यशो मंदिर का शिखर दिखने लगता है। जब यशो मंदिर का शिखर देखते हैं उस समय कार्यकर्ताओं के दिमाग में परिवर्तन होता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। शुरू से अब तक कर्मठता से काम करते आए, ध्येय निष्ठा से काम करते आए, अपना खुद का विचार न करते हुए काम करते आए, लेकिन जब यश का शिखर दिखने लगता है तो फिर मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है और उसमें से कई लोग दौड़ने लगते हैं। काहे के लिए? उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग। क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग के माने यहाँ तक जो संस्था की प्रगति हुई है, इस प्रगति में मेरे काम का कितना हिस्सा है, मेरा श्रेय कितना है, मैंने त्याग किया, मेरा इतना श्रेय है, ये दिखाने की प्रवृत्ति उस समय निर्माण होती है। अभी तक ये प्रवृत्ति नहीं थी। यश का शिखर दिखने के बाद ये प्रवृत्ति निर्माण होती है, मन में परिवर्तन होता है और फिर लोगों में होड़ लगती है कि यह यश प्राप्त होने में मेरे काम का हिस्सा कितना रहा। क्रेडिट शेयरिंग माने श्रेय मेरा कितना ज़्यादा रहा, तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग होता है और सब दौड़ने लगते हैं ज़्यादा क्रेडिट लेने के लिए। उस समय जो संस्था के प्रमुख लोग हैं, संस्था के प्रवर्तक हैं, संस्था के संचालक हैं, वो यदि उपेक्षा वृत्ति धारण करते हैं कि जाने दीजिए, इनको दौड़ने दीजिए, हम तो अपने घर बैठेंगे, अपने को कोई क्रेडिट शेयरिंग करना नहीं है, मैंने कितना काम किया, मेरा श्रेय कितना है काम के बढ़ने में, ये दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने बैठे
यह उपेक्षा भाव जब प्रमुख प्रवर्तकों के, संचालकों के मन में रहता है, तब संस्था आगे बढ़ती है। और ये जो प्रवर्तक, संचालक, प्रमुख लोग, ये भी इस होड़ में लगते हैं क्रेडिट शेयरिंग के कि मेरा श्रेय कितना है, तो संस्था का काम घटता है। ये उपेक्षा का अर्थ भगवान बुद्ध का था, ऐसा उन्होंने बताया। उस समय मुझे स्मरण हुआ, मैं ये लगभग 56 की बात है। उस समय मुझे स्मरण हुआ कि 1949 में मिश्र जी ने जो कहा था, द्वारका प्रसाद जी ने, स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स, उसका मतलब क्या होता है कि जब प्रतिष्ठा का भाव नेताओं में निर्माण होता है तो संस्था का काम घटता है। आज तो ये महान संकट है हमारे सामने, स्टेटस कॉन्शियसनेस का महान संकट आज देश में है। सारा वायुमंडल ऐसा है, 47 के पहले ऐसा नहीं था, कि तो आज सारा वायुमंडल ऐसा है। सामंतवादी प्रवृत्ति है, नेताओं के पीछे चक्कर काटना, मिनिस्टरों के पीछे चक्कर काटना, गणेश प्रदक्षिणा करना, ये सारा चलता है। चापलूसी चलती है, खोशामदखोरी चलती है। नेता भी खुश रहते हैं, जानते हुए भी कि ये झूठ बोल रहा है। किसी ने कहा कि वाह, आपके जैसा कोई नेता ही नहीं है, तो किसी को भी यह बात जच सकती है। आपने किसी को भी यदि कहा, कहे बाकी लोग उसको प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंट होने की तो तुम्हारी योग्यता है, उसके तुलना में तुम्हारा त्याग और तुम्हारी योग्यता ज़्यादा है, ऐसा भी बताया, तो ये बात जचने में समय नहीं लगता। और नेता लोग भी इसको प्रोत्साहन देने वाले होते हैं। तो आज सारा वायुमंडल ये स्टेटस कॉन्शियसनेस का हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ, यहाँ से कोई आदमी दिल्ली आ जाता है, हमारे घर आता है, वो कहता है वाह ठेंगड़ी जी, कमाल किया आपने, उस दिन आपका यहाँ जो भाषण हुआ, सब लोग कहते थे कि ऐसा भाषण उन्होंने जीवन में कभी सुना ही नहीं। ठेंगड़ी जी खुश, ठेंगड़ी जी सोचते हैं कि ये मेरा कदरदान है, मेरी वास्तव में योग्यता जानने वाला, कदर करने वाला यही है, खुश हो जाते हैं। अब जब वो देखता है कि ये ठेंगड़ी जी खुश हो गए, तो किसी बड़े योजनापूर्वक नहीं, लेकिन और थोड़ा हमारे हृदय के नज़दीक आने के उद्देश्य से और वो वाक्य बोल देता है। ठेंगड़ी जी सब लोग तो बड़े खुश थे, लेकिन क्या बात हुई पता नहीं, वो जो अपने सपरे जी है यही रुक जाता है। माने मेरी उत्सुकता तो बढ़ा दी, अरे भाई सपरे जी का क्या हुआ, वो क्या बोल रहे थे। फिर मैं पूछता हूँ कि सपरे जी ने क्या कहा। भाई छोड़ो, छोड़िए, कोयला कितना भी घिसा तो भी काला ही काला निकलेगा, वो बातें ही छोड़िए। मेरे मन में सपरे जी के बारे में अकारण दुश्मनी का भाव पैदा होता है। अब ये आज का वायुमंडल है, स्टेटस कॉन्शियसनेस, प्रतिष्ठा किसकी ज़्यादा है। तो ये दो बातें किसी भी संगठन का विघटन करने के लिए पर्याप्त है, ऐसा जो बताया गया उसका अनुभव कई वर्षों के बाद मुझे आया। कंफर्ट लविंग कैडर्स, सुविधा भोगी, सुखासक्त, सुखासीन ऐसे कार्यकर्ता और प्रतिष्ठा का भाव जिनके मन में जागृत है, ऐसे नेता, ये दो बातें। और मिश्र जी का कहना ऐसा था कि दोनों बातें स्वाभाविक रूप से हो जाती है, उसके लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, मनोविज्ञान के अनुकूल है। और ये बातें निर्माण हुई तो किसी भी संगठन का खात्मा हो जाता है, ऐसा उनका कहना था।